अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्टीन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। कॉन्टीन्यूटी ऑफ अ फंक्शन आपने रियल नंबर्स के लिए भी पढ़ा हुआ है। आज हम डिस्कस करेंगे अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन गिवन हो तो उसको अगर हमने चेक करना हो कि उस वो कॉन्टीन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन w इज इक्वल टू एफ ऑफ z इज सेड टू बी कॉन्टीन्यूअस एट z इज इक्वल टू z नॉट इन द डोमेन d। तो कोई भी फंक्शन किसी भी डोमेन में से आपने एक पॉइंट z नॉट लिया, उस पर कॉन्टीन्यूअस कब होगा? इफ़ लिमिट z अप्रोचेज टू z नॉट एफ ऑफ z इक्वल टू एफ ऑफ z नॉट, तो आपका फंक्शन क्या होगा? कॉन्टीन्यूअस होगा। अगर इसको हम इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन एंड डेल्टा की फॉर्म में लिखें, ठीक है, इसकी डेफिनेशन को देखें तो ये आपके पास क्या होता है? अगर आपके पास एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट की एब्सल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आ जाए, या फिर जी माइनस जी नॉट लेस देन डेल्टा आ जाए, और इसमें एप्सिलॉन और डेल्टा पर क्या कंडीशन होगी? वो दोनों आपके पास पॉजिटिव होने चाहिए। एप्सिलॉन भी एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है और डेल्टा भी एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है। तो ये हम इसको यूँ भी चेक कर सकते हैं, या फिर इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं डेफिनेशंस की, कि किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम थ्री कंडीशंस को देखते हैं। नंबर वन, जो फर्स्ट कंडीशन है, द फंक्शन एफ ऑफ जी शुड बी डिफाइंड एट जी इज इक्वल टू जी नॉट। जिस पॉइंट पर आप फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। सेकंड इसकी क्या कंडीशन है? सेकंड कंडीशन ये है कि जिस पॉइंट पर आप फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करने से क्या मुराद है? फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करने से ये है कि उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या हों? इक्वल हों, तब हम कहेंगे कि फंक्शन की लिमिट जो है हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है। थर्ड कंडीशन है इसकी, द वैल्यू एंड द लिमिट एग्री एट जी इज इक्वल टू जी नॉट। अब ये आपके पास क्या कंडीशन है? इसमें वो ये कहता है, जैसे आपने एक फर्स्ट इसकी कंडीशन पढ़ी कि फंक्शन शुड बी डिफाइंड एट जी इज इक्वल टू जी नॉट, तो तीसरी जो कंडीशन है इसमें यह कहता है कि जो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होगी वो फंक्शन की अगर एक्चुअल वैल्यू के इक्वल आ जाए तब हम कहेंगे कि फंक्शन हमारे पास क्या है? कॉन्टीन्यूअस है। इफ़ ऑल थ्री conditions are satisfied, then f of z is said to be continuous at z is equal to z naught। अगर ये तीनों कंडीशन किसी भी फंक्शन के लिए सेटिस्फाई करेंगी तो वो फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूअस होगा। अगर इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई ना करे कोई फंक्शन, तो वो आपके पास डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अब एक रिमार्क पढ़ते हैं। इसमें वो क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है वो किसी भी डोमेन के ऊपर कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है, या किसी भी सेट के ऊपर कॉन्टीन्यूअस है, तो इफ़ इट इज़ कॉन्टीन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ द डोमेन और ऑफ द सेट, किसी भी डोमेन पर फंक्शन उस वक्त कॉन्टीन्यूअस होगा या किसी भी सेट के ऊपर फंक्शन आपका उस वक्त कॉन्टीन्यूअस होगा जब वो उस पूरे की पूरी डोमेन में से आप कोई भी पॉइंट लें, हर पॉइंट के लिए वो फंक्शन क्या होना चाहिए? कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक थ्योरम है हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इफ़ w इज इक्वल टू एफ ऑफ z बी अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एंड इज कॉन्टीन्यूअस एट पॉइंट z इज इक्वल टू z नॉट। एक आपके पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है और z इज इक्वल टू z नॉट पर क्या है? कॉन्टीन्यूअस भी है। देन प्रूव दैट इट्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर आल्सो कॉन्टीन्यूअस। अब हमने ये शो करना है कि जो फंक्शन एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन कॉन्टीन्यूअस दिया हुआ है, क्या उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट्स भी कॉन्टीन्यूअस है? तो प्रूफ करते हैं इसका। गिवन है आपको एफ ऑफ जी इज कॉन्टीन्यूअस। टू प्रूव लिमिट जी अप्रोचेज टू जी नॉट यू ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू यू नॉट एंड लिमिट जी अप्रोचेज टू जी नॉट वी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू वी नॉट। बिकॉज चूँकि आपके पास जो डब्ल्यू है ना, यहाँ पे आपके पास ये डब्ल्यू इक्वल होता है यू प्लस आयोटा वी के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये u होगा आपका रियल पार्ट होगा और v जो होगा आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। सिंस वी नो दैट f ऑफ z इज़ कॉन्टीन्यूअस, चूँकि गिवन है f ऑफ z कॉन्टीन्यूअस है, तो हम कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन अगर लगाएं, f ऑफ z माइनस एफ ऑफ z नॉट की एब्सल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन,
फॉर ऑल जी, जबकि जी माइनस जी नॉट आपके पास क्या होगा, लेस देन डेल्टा। या फिर इसको हम इन अदर वर्ड्स यूँ भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी को हम लिख सकते हैं चूँकि वो डब्ल्यू के इक्वल है, तो यू ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स कोमा वाई। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, माइनस एफ ऑफ जी नॉट को फिर आप लिख सकते हैं माइनस यू नॉट ऑफ एक्स कोमा वाई माइनस आयोटा वी नॉट ऑफ एक्स कोमा वाई एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल जी माइनस जी नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन डेल्टा। नाउ अब हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, z1 प्लस z2 होल एब्सोल्यूट वैल्यू, जो कि लेस आर इक्वल टू होती है z1 एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस z2 एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इससे हमें यह पता चला u ऑफ एक्स कोमा वाई माइनस यू नॉट ऑफ एक्स कोमा वाई लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल z, जबकि z माइनस जी नॉट लेस देन डेल्टा हो जाएगा। सिमिलरली आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, अगर आप इसमें से v ऑफ एक्स कोमा वाई माइनस वी नॉट ऑफ एक्स कोमा वाई एब्सोल्यूट वैल्यू, ये भी आपके पास क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन, बिकॉज आप आयोटा कॉमन ले लें तो ये आपका बेसिकली इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। फॉर ऑल जी माइनस जी नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन डेल्टा। फ्रॉम 1 और 2 अगर आप नोट करें, यहाँ पे अगर आप देखें यू ऑफ एक्स कोमा वाई माइनस यू नॉट ऑफ एक्स कोमा वाई एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आ रही है। इसका मतलब ये है कि यू ऑफ एक्स कोमा वाई की लिमिट क्या है, माइनस यू नॉट ऑफ एक्स कोमा वाई। तो लिमिट व्हेन z अप्रोचेज टू z नॉट u ऑफ x comma y is equal to u नॉट। सिमिलरली लिमिट z अप्रोचेज टू z नॉट v ऑफ x comma y is equal to v नॉट। तो हमने स्टूडेंट्स इसी को शो करना था कि आपके पास कोई कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन दिया हुआ था, उसको हमने ये बताना था कि उसका जो वो फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी था, तो हमने ये शो करना था कि उसका रियल पार्ट भी कॉन्टीन्यूस है और उसका इमेजिनरी पार्ट्स भी कॉन्टीन्यूस है, तो इसको हमने शो कर दिया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको दी हुई है इसमें, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी एब्सोल्यूट वैल्यू स्क्वायर एट जी इज इक्वल टू जी नॉट। इसको हमने चेक करना है कि ये क्या जी इज इक्वल टू जी नॉट पर कॉन्टीन्यूस है या नहीं है। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स हमने कंटिन्यूटी की 3 कंडीशंस पढ़ी हैं। सबसे पहली कंडीशन जी इज इक्वल टू जी नॉट हम इस फंक्शन में पुट करेंगे। तो जब हम इस फंक्शन में पुट करते हैं द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी एब्सोल्यूट वैल्यू स्क्वायर एट जी इज इक्वल टू जी नॉट इज जी नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू स्क्वायर विच इज़ फाइनाइट, जो कि फाइनाइट नंबर दे रहे हैं। तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू जी नॉट पर क्या है, डिफाइन है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। सेकंड कंडीशन, जब आप लिमिट जी अप्रोचेज टू जी नॉट अप्लाई करती हैं तो जी एब्सोल्यूट वैल्यू स्क्वायर आपके पास इक्वल टू आ जाता है जी नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर। तो लिमिट भी इसकी डियर स्टूडेंट्स एग्जिस्ट करती है। सिमिलरली थर्ड कंडीशन में आप जब इसकी लिमिट लेते हैं इस फंक्शन की, वो आपके पास अगेन इक्वल आ जाती है उसकी एक्चुअल वैल्यू के। तो ये चूँकि कॉन्टीन्यूटी की तीनों कंडीशंस को ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो गिवन फंक्शन आपका जी इज इक्वल टू जी नॉट पर क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। एग्जाम्पल 2 अगर आप देखें, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 1 ओवर जी स्क्वायर एट जी इज इक्वल टू 0। अब गिवन फंक्शन है, आपने 0 पर चेक करना है कि क्या ये कंटिन्यूस है या नहीं है। सबसे पहला जो आपने काम करना है, फर्स्ट कंडीशन में जी इज इक्वल टू 0 पर गिवन फंक्शन में पुट करना है। अगर तो उस पर वो गिवन फंक्शन डिफाइन होता है तो आप कहेंगे कि फंक्शन, फिर आप उसकी सेकेंड प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। फर्स्ट कंडीशन में जब आपने जी 0 को पुट किया तो आप जानते हैं व्हेन जी अप्रोचेज टू 0 1 ओवर जी आपका किस नंबर को अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। सिमिलरली ई रेज टू पावर 1 ओवर जी स्क्वायर किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को, जो कि अनडिफाइंड नंबर है। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स के फंक्शन डिफाइन नहीं है। द फर्स्ट कंडीशन इज वायलेटेड। फर्स्ट कंडीशन ही फंक्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आपको सेकंड चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है और ना ही आपको तीसरी कंडीशन इसकी चेक करने की ज़रूरत है। देयरफॉर द फंक्शन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 1 ओवर जी स्क्वायर इज डिसकंटिन्यूअस एट जी इज इक्वल टू 0। थर्ड कंडीशन, एग्जांपल 3 सॉरी, discuss the continuity of f of z is equal to z square plus 4 over z plus 2 iota where z is not equal to minus 2 iota and f of z is equal to minus 5 iota where z is equal to minus 2 iota। अब इसमें गिवन है आपको f of z आपका किसके इक्वल है, माइनस f of z चूंकि आपका किसके इक्वल है, माइनस f of z is equal to minus 5 iota।
-5 के इक्वल है। तो सेकंड कंडीशन हम लिमिट चेक कर लेते हैं। जब आपने लिमिट z अप्रोचेस टू -2 पुट किया तो z² + 4 को आप लिख सकते हैं z+2 इंटू z-2 z+2 से z+2 कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट z अप्रोचेस टू -2 z इंटू z-2 आ जाएगा। तो जब आप -2 z में पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -4। तो तीसरी कंडीशन में हमने ये कहा था कि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू उसकी अगर एक्चुअल वैल्यू के इक्वल आ जाए तब फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूअस होता है। यहाँ पे फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू -4 आ रहा है और जो फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू है वो आपके पास -5 है। तो ये दोनों चूँकि आपस में इक्वल नहीं है तो आपका ये लास्ट कंडीशन इज़ नॉट ट्रू, देयरफॉर द फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूअस एट c इज़ इक्वल टू -2 नेक्स्ट हमारे पास है यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी। तो उसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। अ फंक्शन f ऑफ z इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूअस इन द डोमेन d। फंक्शन आपका यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूअस है किसी भी डोमेन d में इफ़ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड डेल्टा ग्रेटर देन 0। किसी भी गिवन एप्सिलॉन के लिए आप डेल्टा फाइंड कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपका एप्सिलॉन पर, सच दैट f of z1 minus f of z2 absolute value less than epsilon for every pair of points z1 and z2 of the domain D such that z1 minus z2 absolute value less than delta। अब इसमें हमने डियर स्टूडेंट्स क्या करना होगा, किसी भी फंक्शन की आपने ये चेक करना होगा कि वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो उसके लिए आपको एप्सिलॉन के अगेंस्ट आपने डेल्टा फाइंड करना होगा और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना होगा कि z1 माइनस z2 एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन डेल्टा हो। अब एग्जांपल 4 ज़रा देखें। लेट R कंसिस्ट ऑफ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स z सच दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इज लेस आर इक्वल टू 1। लेट फंक्शन हम लेट कर लेते हैं f ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वेयर। हमने इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट f ऑफ z इज़ यूनिफॉर्मली कॉन्टीन्यूअस ऑन R। सोल्यूशन इसका अगर हम चेक करें, गिवन है आपको f ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वेयर एंड z एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल लेस आर इक्वल टू 1। z1 एंड z2 बिलोंग्स टू R। हमने R में से दो आपने फंक्शन ले लिए, एक z1 और दूसरा z2। तो इसका मतलब ये है कि z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी लेस आर इक्वल टू 1 होगी एंड z2 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस आर इक्वल टू 1 होगी। अब हमने कंसीडर कर लिया बिकॉज हमने यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन देखें तो f ऑफ z1 माइनस f ऑफ zt की एब्सोल्यूट वैल्यू को आपने ये चेक करना है कि वो लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए। तो जब मैं यहाँ पे देखता हूँ f ऑफ z1 माइनस f ऑफ z2 एब्सोल्यूट वैल्यू ये इक्वल टू आ जाएगा, चूँकि f ऑफ z1 f ऑफ z आपके z स्क्वायर के इक्वल है तो z1 स्क्वायर के इक्वल होगा माइनस f ऑफ z2 के स्क्वायर के इक्वल होगा इज़ इक्वल टू, फिर इसको आप लिख सकते हैं z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर को z1 माइनस z2 इंटू z1 प्लस z2। जैसे आपके पास होता है ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो उसको आप लिखते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सिमिलरली इसको भी हमने ऐसे लिखा z1 माइनस z2 इंटू z1 प्लस z2। अब यहाँ पे फिर एक प्रॉपर्टी लगी हुई है जो हमने पढ़ी हुई है, z1 z2 एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू होता है z1 इंटू z2। अलग अलग से इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही किया है, z1 प्लस z2 की अलग से एब्सोल्यूट वैल्यू लिख दी मल्टीप्लाई बाय z1 माइनस z2 की अलग से एब्सोल्यूट वैल्यू लिख दी। अब चूँकि ऊपर हमने ये देखा था कि z1 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो लेस आर इक्वल टू 1 है और z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस आर इक्वल टू 1 है। तो इक्वेशन जो a हो जाएगी वो कुछ यूँ बन जाएगी, f ऑफ z1 माइनस f ऑफ z2 एब्सोल्यूट वैल्यू लेस आर इक्वल टू 2 इंटू z1 माइनस z2। अब यहाँ से हमें कैसे पता चला, बिकॉज इक्वलिटी उस वक्त होल्ड करेगी, वो कहता है जब आपका z1 1 के इक्वल होगा, z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 1 के इक्वल होगी। तो z1 प्लस z2 में दोनों 1 प्लस 1 2 हो जाता है, तो 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू अगेन 2, तो ये एक्सप्रेशन आपके पास बन जाता है। ठीक है, इफ़ वी टेक डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर 2 देन फॉर एनी 2 पॉइंट्स z1 एंड z2 ऑफ R सच दैट z1 माइनस z2 लेस देन डेल्टा। अब देखो उसने डेल्टा चूज़ कर लिया, किसको लेकर, एप्सिलॉन को लेकर। तो वो कहता है कि अगर मैं ये चूज़ करता हूँ तो z1 माइनस z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा से लेस हो जाएगी।
पुटिंग दिस वैल्यू इन बी वी हैव एफ ऑफ जी वन माइनस एफ ऑफ जी टू एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 2 डेल्टा। अब देखो देखो ना, जी वन माइनस जी टू की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन डेल्टा है, तो उसकी जगह पे आपने डेल्टा पुट कर दिया। अब डेल्टा आपके पास किसके इक्वल है, एप्सिलॉन ओवर टू, तो एफ ऑफ जी वन माइनस एफ ऑफ जी टू एब्सोल्यूट वैल्यू किसके इक्वल आ गई, लेस देन एप्सिलॉन। तो फ्रॉम सी यहाँ से हम ये देख सकते हैं, वी कैन इंक्लूड दैट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन आर। उम्मीद है आपको यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस समझ आ गया होगा, और उसके साथ हमने एग्जांपल की वो भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल 5 की अगर हम बात करें, एग्जांपल 5 है हमारे पास, लेट आर बी अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जी सच दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी इज लेस आर इक्वल टू 1। लेट एफ ऑफ जी बी गिवन बाय, एफ ऑफ जी आपको गिवन है 1 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी where 0 less or equal to z absolute value less than 1 over 2। सेकंड आपको फंक्शन दिया हुआ है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z माइनस 1 एंड 1/2 लेस और इक्वल टू z एब्सोल्यूट वैल्यू लेस और इक्वल टू 1। डिस्कस द कंटिन्यूटी, यहाँ पे वो कहता है कि आप ये चेक करो कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो इस पर भी हमने वैसे ही करना है, हमने कंटिन्यूटी के लिए आपने उसकी 3 कंडीशंस याद रखनी है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, अगेन मैं रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन ये थी कि जिस पॉइंट पर आप फंक्शन को चेक करना चाह रहे हैं कि वो कंटिन्यूस है या नहीं, उस पॉइंट पर वो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। सेकेंडली सेकंड कंडीशन उसकी क्या थी, जिस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करने से क्या है, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करने से मीनिंग ये है कि उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन में अगर मैं आऊँ तो तीसरी कंडीशन आपके पास ये होती है कि फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है, जो आपने लिमिट जी अप्रोचेज टू फॉर एग्जांपल जी नॉट अप्रोच करवाया है, तो जो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है वो उस फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। एक्चुअल वैल्यू अब कौन सी होती है, वो वाली वैल्यू जब आप पहली कंडीशन में चेक करते हैं कि जिस पर फंक्शन आपका डिफाइन होता है। अब सिंस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 1/2 इज़ अ पॉइंट वेयर द वैल्यू एंड द लिमिट कैन बी डिटरमाइंड। अब देखो ना, उसने ये कहा है कि जी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी इक्वल टू 1/2 पर हम ये चेक करते हैं, फंक्शन की वैल्यू भी चेक कर लेते हैं और ये चेक करते हैं कि फंक्शन की लिमिट उस पर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। Therefore we shall discuss the continuity at z absolute value of z is equal to 1/2। तो इसलिए वो कहता है कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z की जो कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं 1/2 के ऊपर। फर्स्ट कंडीशन, द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ z एट z एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 1/2 इज माइनस 1/2। कैसे, z एब्सोल्यूट वैल्यू -1 अगर आप देखें तो चूँकि एब्सोल्यूट वैल्यू जी 1/2 पर ये फंक्शन दे रहे हैं ना, तो जी की जगह पे आप 1/2 पुट करें, 1/2 -1 आ जाएगा। तो 1/2 -1 को जब आप सोल्व करेंगे तो वो आपके पास आंसर क्या आएगा, -1/2। तो ये आपके पास फंक्शन की इसका मतलब यह है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी से फंक्शन आपका क्या है, डिफाइन है। सेकंड प्रॉपर्टी अगर हम चेक करें, सेकंड कंडीशन में हम क्या करते हैं, फंक्शन की लिमिट चेक कर लेते हैं। तो अगर हम इसकी लिमिट एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी अप्रोचेज टू 1/2, लेफ्ट हैंड लिमिट जब मैं उसकी बात करूं लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो आपके पास फंक्शन की जो वैल्यू आती है 1/2, वो कैसे, आप 1 माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी देखें, 1 - 1/2 जब आप इसमें पुट करेंगे तो इसको सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर अगेन आ जाएगा 1/2। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट है। नेक्स्ट अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं, तो वो नीचे जी एब्सोल्यूट वैल्यू -1, वहाँ पे जी की जगह पे 1/2 पुट करें, उसको सोल्व करें तो आंसर आपके पास आ जाता है -1/2। तो अगर आप यहाँ पे नोट करें, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, तो आपके पास द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 1/2 बिकॉज द लिमिट इज़ नॉट यूनिक। अगर आपको याद हो, हमने एक लिमिट का थ्योरम पढ़ा था कि जो आपके पास किसी भी फंक्शन की लिमिट होती है वो यूनिक होनी चाहिए। यूनिक मीन कि लिमिट उस वक्त एग्जिस्ट करती है जब लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपके पास क्या हो, इक्वल हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब ये फंक्शन आपके पास क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस क्यों है। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो इसमें सेटिस्फाई कर रहा था फंक्शन, के फंक्शन डिफाइन था। नेक्स्ट
इस पर सेकंड प्रॉपर्टी जब हमने इसमें चेक की तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। इन अदर वर्ड्स फंक्शन की लिमिट चूँकि यूनिक नहीं है, इसलिए ये फंक्शन आपके पास क्या है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। तो कोई फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होता है, तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। गिवन w इज़ इक्वल टू एफ ऑफ जी बी अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड इन अ डोमेन D and let z not be any fixed point in D, then w is equal to f of z is said to have a derivative at the point z naught if the following limits exist। अगर ये जो नीचे दी हुई है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हम ये कहेंगे कि वो हमारा जो गिवन फंक्शन है उसका उस पॉइंट जी नॉट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। द नंबर एफ प्राइम एट जी नॉट डिफाइंड बाय द लिमिट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव। तो इसको हम यूँ लिखते हैं डी एफ ओवर डी जी इज़ इक्वल टू डी डब्ल्यू ओवर डी जी इज़ इक्वल टू एफ प्राइम एट जी नॉट इक्वल टू लिमिट जी अप्रोचेज टू जी नॉट एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट डिवाइडेड बाई जी माइनस जी नॉट, और एफ प्राइम एट जी इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा जी अप्रोचेज टू ज़ीरो एफ ऑफ जी प्लस डेल्टा जी माइनस एफ ऑफ जी ओवर डेल्टा जी। इन अदर वर्ड्स इसको भी अगर हम एप्सिलॉन और डेल्टा की हेल्प से देखें कि एप्सिलॉन और डेल्टा की फॉर्म में इसकी डेफिनेशन क्या बनती है। गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट अ नंबर डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन एंड जी नॉट सच दैट एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट डिवाइडेड बाई जी माइनस जी नॉट माइनस एफ प्राइम एट जी नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर जी माइनस जी नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन डेल्टा। तो एप्सिलॉन और डेल्टा की फॉर्म में आप चेक करेंगे तो यूँ चेक करेंगे, ठीक है। और अगर आपने फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो तो उसके लिए फ़ंक्शन का जो डेरिवेटिव है उसके लिए अगर लिमिट जी अप्रोचेज टू जी नॉट एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी नॉट ओवर जी माइनस जी नॉट, अगर इस कंडीशन में लिमिट एग्जिस्ट करे तब हम कहेंगे कि हमारे पास फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह थ्योरम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम दिया हुआ है, प्रूव दैट इफ़ w इज़ इक्वल टू एफ ऑफ जी इज़ डिफरेंशिएबल देन एफ ऑफ जी इज़ कॉन्टीन्यूअस। अगर कोई फंक्शन आपके पास डिफरेंशिएबल हो तो वो फंक्शन आपके पास कॉन्टीन्यूअस भी होता है। इसकी अगर मैं स्टेटमेंट को कुछ इस तरह पढ़ूँ कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस बट उसका जो कन्वर्स होता है वो ट्रू नहीं होता। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, इसका प्रूफ भी करेंगे और इसका कन्वर्स भी देखेंगे कि वो आपके पास कैसे ट्रू नहीं होता। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।